हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल हमने कवि परिचय के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज किए थे। आज उसी का पार्ट 2 है और इसमें भी देखेंगे कवि परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हिंदी वाले टॉपिक का। हिंदी के सिलेबस में जो आपके कवि परिचय में गद्य खंड और पद्य खंड में कवि और साहित्यकार दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो पहला वीडियो आप जरूर देखें, पार्ट 1 इसी का। और आज पार्ट 2 में भी अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए, मतवाला जो पत्रिका थी ना, इसका संपादन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। निराला जी ने इसका संपादन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैं बात करूँ तो ये भी एक छायावादी कवि हैं और निराला जी को भी छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो छायावाद के 4 स्तंभ मैंने आपको बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और चौथा नाम महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। जन्म हुआ था मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। पिता का नाम था पंडित राम सहाय तिवारी। और इनकी विधाओं की मैं बात करूँ तो ये कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा, इसके राइटर भी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए पत्ते और कुकुरमुत्ता किसकी रचनाएं हैं? तो नए पत्ते और कुकुरमुत्ता ये भी हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचना है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, अगर मैं काव्य रचनाओं की बात करूँ तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं वो हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ठीक है, गीत गुंज, सांध्य काकली, अर्चना वगैरह। ठीक है, तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं तो इन्होंने अभी ऊपर हमने बात की मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। मतवाला के साथ साथ इन्होंने एक पत्रिका और थी समन्वय, तो समन्वय पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। इसके साथ साथ देखिए, इनकी जो पहली कविता थी, प्रसिद्ध कविता कौन सी थी, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो इनकी पहली प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली। ठीक है, कौन सी कविता थी? जूही की कली। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इनकी रचनाओं में हमको खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हिंदी साहित्य में इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। कभी क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुसाई दत्त किसके बचपन का नाम था? तो गुसाई दत्त बचपन का नाम था सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 में कौसानी में। ठीक है, वर्तमान बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। और पंत जी को बहुत से अवार्ड भी मिले, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे क्वेश्चनों में। तो जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ किस रचना के लिए दिया गया था? तो इनको ज्ञानपीठ मिला था हमारा चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, चिदम्बरा हो गई, कला और बूढ़ाचाँद, लोकायतन, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, और इसके अलावा बात करें पल्लव, रजत शिखर, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किसने दिया था? तो ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ऑप्शन ही सही उत्तर है। पंत जी ने देखिए 1957 में बोला कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या होना चाहिए? आकाशवाणी। ठीक है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूरसंचार वाले टॉपिक का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा। पंत जी भी छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए, पंत जी को अभी हमने बात की, ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था वो चिदम्बरा के लिए मिला था, जबकि पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ाचाँद के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1961 में पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप नोट करते रहिएगा। प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का चितेरा कवि नाम से भी फेमस हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कला और बूढ़ाचाँद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कला और बूढ़ाचाँद के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। ठीक है, किस वर्ष दिया गया था क्वेश्चन बनेगा, तो इनको मिला था 1960 में। ज्ञानपीठ मिला था इनको 1968 में और पद्म भूषण मिला था 1961 में। ठीक है, सभी पॉइंट याद करेंगे। ज्ञानपीठ मिला जो ज्ञानपीठ मिला था इनको चिदम्बरा के लिए मिला था, जबकि कला और बूढ़ाचाँद के लिए साहित्य अकादमी। इनमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं ना वो राष्ट्रवाद से उत्प्रेरित रहती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, 2 बहुत फेमस कविताएं हैं, पुष्प की अभिलाषा और इसके साथ साथ हमारा
पुष्प की अभिलाषा के साथ साथ इनकी एक और महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, कोकिला वाली, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई वो भी, ठीक है। तो दोनों कविताओं को आपने याद रखना है। काव्य कोकिला है आई थिंक, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कैदी और कोकिला, ठीक है। एक तो है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा है इनकी कैदी और कोकिला। वेरी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं दोनों, ये आप याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ठीक है। और इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत फेमस कविता है, ऑप्शन ही सही उत्तर है। चतुर्वेदी जी की मैं बात करता हूँ, इनका जन्म हुआ था 1889 में होशंगाबाद, बाबाई नामक प्लेस था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम था सुंदरी बाई, ठीक है। और इनसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा मैंने बोला अभी, इनकी फेमस कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके साथ साथ कैदी कोकिला, कैदी और कोकिला, ठीक है, कैदी और कोकिला, दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दोनों अच्छे से याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चतुर्वेदी जी की अन्य रचनाओं की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो है हिमकिरीटिनी, हिमकिरीटिनी भी इनकी रचना है। इसके अलावा हिम तरंगिणी, ठीक है, बिजुली काजल आज रही, युग चरण और हिम तरंगिणी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा समर्पण भी इनकी काव्य रचना है, एक समर्पण, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की मैं बात करूँ दोस्तों, ये एक भारतीय आत्मा वाला क्वेश्चन बन चुका है पहले यूके SSS ग्रुप सी एग्जाम में। 1955 में मैं बात करूँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1955 में हिम तरंगिणी रचना के लिए। और 1963 में इनको पद्म भूषण मिला भारत सरकार से। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। चाँद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है, तो अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी रचना है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध की मैं बात करूं तो ये आधुनिक कालीन कवि माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पिता का नाम था गोपाल राव, माता का नाम था पार्वती बाई, ठीक है। और मुक्तिबोध जो है, इनके बचपन का नाम था बाबू साहब। नीचे क्वेश्चन भी बना देखिए, किस कवि के बचपन का नाम बाबू साहब था, तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, इनके बचपन का नाम था बाबू साहब। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ साथ इन्होंने वसुधा और नया खून नामक पत्रों के सह संपादन में भी कार्य किया। मुक्तिबोध जो थे ना, वो तार सप्तक के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि माने जाते हैं। विपात्र नामक उपन्यास के लेखक कौन है, देखिए मैं तभी बोलता हूँ, अगर आपने हमारी कवि परिचय ई बुक ली थी तो अभी कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन बना था हिंदी वाले सेक्शन में, विपात्र उपन्यास के लेखक कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था ये। और ये इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध जी की ये उपन्यास है विपात्र। अगर मैं बात करूँ मुक्तिबोध जी की, इनके काव्य दो संग्रह हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाँद का मुंह टेढ़ा है पहला, और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। ये इनकी दो महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और इसके अलावा कहानी संग्रह इनकी बात करें तो दो हैं, काट का सपना और सतह से उठता आदमी। और उपन्यास की बात करते हैं तो एकमात्र फेमस उपन्यास इनका विपात्र। मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और ये जन्म हुआ था इनका 1948 में, ठीक है, 1948 में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम था मित्रानंद डबराल और माता का नाम था सत्येश्वरी देवी, ठीक है। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कवि रहे, संपादक रहे, साहित्यकार रहे, और हाल में ही निधन भी हो गया मंगलेश डबराल जी का। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, तो पहाड़ पर लालटेन जो है ना, वो हमारा मंगलेश डबराल जी की ही रचना है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं की मैं बात करूँ तो घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। मंगलेश डबराल जी के गद्य संग्रह की बात करते हैं तो इनका जो प्रमुख गद्य संग्रह है तो इसमें नाम आ जाता है लेखक की रोटी, ठीक है। मंगलेश डबराल जी की रचना है लेखक की रोटी। और एक और रचना है कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन, ये हमारे मंगलेश डबराल जी की रचना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं मंगलेश डबराल जी की, तो मंगलेश डबराल जी ने दोस्तों हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और अन्य पत्रों में भी यहाँ पे साहित्य संपादन का कार्य किया था, ठीक है। साहित्य संपादक थे ये, कंप्लीटली संपादन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन साहित्य की जो रचनाएं छपनी होंगी ना इन पत्रों में, उसका संपादन किया था। और इसके अलावा देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे हमारे मंगलेश डबराल जी, और हाल में ही इनका निधन हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये काफल पानी गाँव से हैं मूलतः, टिहरी के काफल पानी गाँव से। क्वेश्चन बन सकता है इनसे, क्योंकि रिसेंटली मृत्यु हुई है तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपने याद रखना है, अच्छे से याद करके जाइएगा।
किस रचना के लिए मंगलेश डबराल जी को साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार? अच्छा क्वेश्चन है। तो डबराल जी को देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2000 में, वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको। किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं रचना के लिए, ठीक है। और ये कैसी रचना है? ये काव्य रचना है। इनके 5 महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं याद रखेंगे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ठीक है। एक यात्रा वृत्तांत भी है इनका, एक बार आयोवा, ठीक है, इनका यात्रा वृत्तांत है वो। कपिल का पेड़, सोमवार व अन्य कहानियाँ, ये किसकी रचनाएं हैं? तो कपिल का पेड़, सोमवार, अन्य कहानियों की रचनाकार है राजेश जोशी। राजेश जोशी की मैं बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 1946 को और जन्म स्थान है नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। और राजेश जोशी जी के बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें जैसे कपिल का पेड़ हमने देखा, सोमवार व अन्य कहानियाँ, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, ठीक है। और यहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, 2 पंक्तियों के बीच एवं एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनका काव्य संग्रह है राजेश जोशी का, ठीक है। 2 पंक्तियों के बीच एवं एक दिन बोलेंगे पेड़, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी, ये भी इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, ठीक है, राजेश जोशी के। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए राजेश जोशी जी की मैं बात करूँ ना, तो आपको पता है भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, एक भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसमें रिसाव हो गया था, बहुत से लोग काल कलवित हो गए थे। तो इस पर इन्होंने एक भोपाल शोक गीत 1984 नामक रचना भी लिखी थी, ठीक है। अगला देखिए, आ गया क्वेश्चन, ये आ गया। देखिए, किसने भोपाल त्रासदी पर भोपाल शोक गीत 1984 की रचना की थी? तो ये थे राजेश जोशी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अभी जो हमने 2 भाग किए ना, अभी जो हमारे 2 भाग हमने देखे कवि परिचय वाले, जो मैंने कल दिया था आपको, और एक आज वाला पार्ट हो गया। इन दोनों भागों में हमने जो गद्य खंड के कवि हैं, माफ कीजिएगा, काव्य खंड के कवि हैं, उनको कवर कर लिया लगभग। पद्य खंड के जितने भी कवि हैं उनसे महत्वपूर्ण 40 MCQs हमने देख लिए, ठीक है। अब जल्दी कोशिश करूंगा मैं कि आपको गद्य खंड से जो संबंधित कवि हैं, हमारे साहित्यकार हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में पेड़ लगाएं अधिक से अधिक, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन प्लेसेस पे जब आप घूमने जाते हैं खूबसूरत, तो वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। और जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, UKG के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, GS की टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर, इनको फॉलो करो यूट्यूब में भी। साथ ही आप अगर पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन के स्टोर पे जाओ। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, सेम नेम से। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।